बेटा गॉस लॉ की एप्लीकेशन तब आप समझ पाते हो जब आप कुछ गॉसियन सरफेस को चार्ज के रिस्पेक्ट में रखना सीख जाते हो। सपोज अगर मुझे गॉस लॉ से पहली एप्लीकेशन सीखनी है तो लेट अस से कि आई वांट टू मुझे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखनी है। तो अगर गॉस लॉ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको मैं फर्स्ट एप्लीकेशन कह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी इमेजिन करनी पड़ेगी या जिस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा। आपको हमेशा गॉसियन सरफेस, बेटा एक अंतर समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि गॉसियन सरफेस दुनिया भर में सिमेट्रिकल होता है। आपकी मर्जी, आपका चार्ज ऐसे है क्यू इन, ऐसा बनाओ गॉसियन सरफेस, जैसा बनाओ तुम्हारी मर्जी, एप्पल की तरह बना दो तुम्हारी मर्जी बेटा। लेकिन अगर तुम्हें उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात समझे बेटा? ये लाइन बड़ा सटल है और ये बहुत अच्छा है बेटा। देखो बात क्या है ना, जो केसेस आपकी किताब में मेंशन्ड है, अगर आप उन केसेस को देखोगे तो आप इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे। हर बार क्या होगा, आप उसको तुरंत ही लगा लोगे बाई कॉमन सेंस। लेकिन जब तक तुम इस चीज पे कमांड नहीं करते हो तब तक तुम जो टफ वाले केसेस आएंगे ना, वहां पे ये लाइन भूल जाओगे। तो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका पर्पस क्या होता है, व्हेन वी कीप गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आता है ऑन गॉसियन सरफेस। ताकि हमारा जो, बेटा आप सबको गॉस लॉ अच्छे से आता होगा कि जो भी फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जो आप सिंबल लो, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो बॉडी से निकलता है किसी, अगर यहाँ पे, वो सिर्फ क्यू इन बाई ई नॉट पे डिपेंड करता है। अगर मैं जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालता हूं वो सिर्फ क्यू इन बाई ई नॉट पे डिपेंड करता है, तो क्या मैं क्यू इन से आंसर दे सकता हूं? हाँ। लेकिन मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एप्लीकेशन को देखूं, पहली एप्लीकेशन हमने जो मेंशन की है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो मुझे अगर क्यू इन पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले ली तो कुछ बेटा ऐसे हो जाता है, और सिर्फ डीएस का इंटीग्रेशन यानी एरिया का इंटीग्रेशन बचता है, और क्यू इन बाई ई नॉट। तो हमारा मेन पर्पज यही होता है। चलो आओ क्वेश्चन बाई क्वेश्चन समझते हैं। लेटेस्ट से कि आपको ये बात स्ट्राइक की कि गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक बनाते हैं। सबसे बच्चों वाला एग्जांपल लेते हैं, सबसे बच्चों वाला बेटा। आपको किसी ने बोल दिया कि ये एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज। तो इससे अगर इस पॉइंट चार्ज क्यू को आपको सिमेट्री में रखना है, बेटा जो भी सिमेट्रिकल फिगर बनेगा वो स्फेरिकल ही होगा। आप खुद ही देख लो बेटा, ये मेरा गॉसियन सरफेस आएगा जो आर दूरी पे होगा, क्योंकि लाइन क्या थी, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर एक चार्ज पॉइंट है तो पॉइंट का सिमेट्री एक स्फेयर ही आता है बेटा, पॉइंट की सिमेट्री एक स्फेयर ही आएगी। तो ये चीज बेटा, ये चीज बड़ा सिंपल हो जाता है। देखो हाँ बेटा, ये पुराना वाला पेज देख लो, देख लिया बेटा आपने? हमने लास्ट पेज में बस इतना ही बताया है कि हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है बेटा, ये मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया है, लेकिन सर इस, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। बेटा अब सही है आवाज? जी सर। बेटा गॉसियन सरफेस को सिमेट्री पे लेना अबाउट चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट चार्ज, इस पॉइंट से सिमेट्री क्या आएगी, एक स्फीयर आएगी। ठीक है बेटा? तो देखो इस चीज पे एक बच्चा ऐसे सोचता, अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, तो बेटा मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी ई होगा, कॉमन सेंस से बेटा।
और यहाँ पे भी E होगा। तो अगर एक बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता कि E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट, तो उसके लिए एक लाइन में आंसर आ जाता कि सर क्यू इन तो यहाँ सिर्फ क्यू है और ई नॉट तो ई नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हर सरफेस पे कांस्टेंट है तो बेटा समथिंग इनटू समथिंग अगर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब तुम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बेटा, ये ds मतलब सरफेस का इंटीग्रल, हर जगह देखो ना E इंटू डी एस निकालोगे, कॉस थीटा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। तो E डॉट डी एस विल बी सिंपली E डी एस कॉस जीरो, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, कॉस जीरो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब ds का इंटीग्रेशन करोगे तो किसी स्फेयर का इंटीग्रेशन करने पे आपको बेटा, अगर मैं E डॉट डी एस कर रहा हूँ तो सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो ये फैक्टर आपको सरफेस एरिया दे देगा 4 पाई r स्क्वायर। बेटा ये बात सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में इसी चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब इस चीज को यूज किया था ये प्रूव करने के लिए कि गॉस लॉ और कूलम्स लॉ एक ही है, और यहां से हमें मिल जाता है क्यू बाई ई नॉट, और 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। बेटा देखो इसकी जगह मैंने 4 पाई r स्क्वायर लिख दिया है, तो आपको वही फॉर्मूला मिल जाता है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ते आ रहे हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी अब गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। बेटा अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ और बार बार मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस दिखाता रहूंगा। सपोज इस बार तुमने एक लाइन चार्ज है, याद है तुमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी मेहनत की थी, पहले फाइनाइट चार्ज का निकाला था, अब ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लेट अस से इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी कूलम पर मीटर बेटा, यानी हाँ इस तरीके से। अब तुम बताओ इसके सिमेट्रिकल फिगर कौन सा बनेगा बेटा, व्हाट विल बी द सिमेट्रिकल, सिलेंडर। सिलेंडर बन जाएगा बेटा, वेरी गुड। तो अगर मैं इसके अराउंड फिगर सिमेट्री वाला खोजना चाहूं तो ये जो फिगर बना है बेटा, ये एक सिलेंडर बनेगा कुछ इस तरीके से, बेटा अच्छा फिगर बनाना। अगर ये सिलेंडर बहुत बड़ा है तो बेटा इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज फंसेगा, ये चार्ज कितना होगा बताओ, इस चार्ज को हम कैसे निकाल सकते हैं। इस पूरी लाइन पे चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है। तो बेटा ये गॉसियन सरफेस है आपका। अब आप बोलोगे सर इस गॉसियन सरफेस के कितने फेस हैं, बेटा ये कर्व्ड वाला फेस है। अगर तुम इस लाइन चार्ज से इमेजिन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे आएगी। बेटा सिमेट्री की वजह से हम ऐसा ले रहे हैं, एक लाइन चार्ज इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे आएगी। अब यहाँ पे तुम सरफेस एरिया के साथ इसका एंगल देखोगे तो वो भी 0 डिग्री ही बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस में एंगल 0 बनेगा। तो यहाँ पे भी तुम इस कर्व्ड सरफेस के अराउंड, और बेटा अगर ये दूरी फिक्स्ड है जैसे r दूरी पे है तो हर जगह कॉमन सेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। लेकिन क्या इस सरफेस के बारे में क्या ख्याल है बेटा, अगर इनफाइनाइट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऐसा आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लाइन चार्ज से हमेशा ऐसी ही जाएगी अगर वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में मैं एंगल देखता हूँ तो 90 डिग्री दिखता है। तो ई डॉट डीएस में ये एरिया काउंट काउंट नहीं होगा और नीचे ये एरिया काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया है। तो सिर्फ कर्व्ड एरिया यूज होगा फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए, ई डॉट डीएस के लिए। और अब मैं जब फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा तो मेरे लिए फॉर्मूला सिंपली इतना आ जाता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट। आप जरा क्यू इन पे देखो तो क्यू इन हमें इस लाइन चार्ज से मिलेगा कि कितना होगा अंदर। तो बेटा इसकी लेंथ लेट अस से कि सिलेंडर की लेंथ एल मान लेते हैं। अगर सिलेंडर की लेंथ एल है तो ये चार्ज आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। आई होप आपको ये बात समझ आई। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू लेंथ करोगे तो चार्ज मिल जाएगा, यानी क्यू इन हमें मिला लैम्डा इंटू एल। अब आते हैं ई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हर जगह इस सरफेस तक ई मान ली,
तो बेचारी कांस्टेंट है तो बाहर चली जाएगी। एंगल 0 डिग्री है तो मैं सीधे इसको लिख देता हूँ ds, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और ये बचा हमारा q इन बाई ई नॉट। बेटा इसको आराम से एंजॉय करो। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ एक कर्व सरफेस एरिया आएगी कितनी? अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट। बेटा क्या आपको बात समझ आई? क्यू इन की जगह क्या लिखेंगे? लेमडा एल बाई ई नॉट। अब बताओ एल से एल कट गया, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बेटा देखो सरफेस एरिया कर्व वाला पूरा इंटीग्रेट करोगे, जोड़ोगे तो कर्व सरफेस एरिया पूरा मिल जाता। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सर लेमडा अपॉन 2 पाई ई नॉट। ठीक है बेटा, आर। यहां तक देख पा रहे हो बेटा? अब चाहो तो इसको उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें नीचे 1/4 पाई नॉट यानी 2k लेमडा बाई आर दिख जाए। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो। बस ऐसे एक सिमेट्री में रहता है ना कि के, हम लोग जानते हैं कि जनरली बच्चे लिखते वक्त के को 1/4 पाई नॉट लिखते हैं, तो हमेशा कुछ फैक्टर में याद कर, जैसे 2k लेमडा बाई आर। ठीक है बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बच्चे को अपने दिमाग में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने होते हैं कि अगर एक लाइन चार्ज है तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा और उसकी वैल्यू होगी 2k लेमडा बाई आर। बस तुम एक बात याद रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैं आई लिखता, अगर मैं ऐसे x और ऐसे y डिफाइन करता तो ये वेक्टर क्वांटिटी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये वाला केस समझ आ गया? नेक्स्ट केस की तरफ मूव करें। जी सर। ठीक है बेटा, बेटा ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, अब हम, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे? हाँ बेटा ये वाला बेटा। अच्छा बेटा आप लोग को कोई डाउट नहीं आता कुछ भी, मतलब कैसे, मतलब बेटा मुझे एक चीज पता है, जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो 25 बच्चे हर सेंस में सर ये क्या हुआ वो क्या हुआ। तो ऐसी कौन सी चीज है जो जब ऑनलाइन क्लास चलती है, क्या आप लोग घर पे कुछ स्पेशल मिल्क शेक पी रहे हो कि आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो? मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वरना डाउट तो आते हैं बेटा। अगर आप सच्चे और ईमानदार हो तो आएंगे। आप एस सी वर्मा लगा रहे होगे, आप कितनी चीजें हैं वो जो लगा रहे होगे, तो डाउट तो आने चाहिए। वो डाउट क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कहाँ खो गए हैं बेटा? उन्हें पहचानो, कहीं ना कहीं छुपे होंगे। बेटा चलो नेक्स्ट पेज पे आए। जी सर। अब देखो, अगर मान लो किसी ने बोला गॉस लॉ यूज करना है, एक जो सबसे ज्यादा रिपीट केस होता है मैं वो कराता हूँ बेटा। ये सबसे ज्यादा रिपीट केस होता है। सपोज एक फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। याद रखना यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक हो सकता है या इंसुलेटर हो सकता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में देगा, अगर ये कंडक्टर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कंडक्टर पढ़ेंगे ना, तो कंडक्टर की अलग बिहेवियर होता है, उसका सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। अगर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर दिया है, लेट अस से कि एक क्यू चार्ज है और इसका रेडियस आर है, तो इसके ऊपर एक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं विथ ए यूनिट ऑफ कूलम पर मीटर क्यूब। ये बेटा हमको एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल गई रो, क्यू अपॉन दिस मच। अब मुझे चाहिए कि कोई मुझे बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते थे इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन इस बार हम जल्दी निकाल पाएंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो एक बच्चा चुपचाप से क्या करेगा? अच्छा सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना दूंगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, फायदा क्या होगा? तो बोलेगा सर सिंस आपका जो चार्ज था ना, आपका चार्ज हर तरफ यूनिफॉर्मली फैला हुआ था। मैं बोलूंगा हाँ, हर तरफ बेटा, हर तरफ चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है।
लेकिन 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 हर तरफ चार्ज होने के बावजूद इस गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में अब दो चार्ज आ गए, एक चार्ज एक्सटर्नल और एक चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, और ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। बेटा जब मैं यहां पहुंचता हूं तो ड्यू टू सिमेट्री हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई आती है। सोचो अर्थ वाले केस में हमने कितनी मेहनत की थी, और यहाँ पे हम एक लाइन से निकाल लेंगे कि सर ड्यू टू सिमेट्री जब सारा चार्ज यहाँ सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म आएगी, तो इस सरफेस पे जब हम लॉ लगाएंगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट, तो एक लाइन में आंसर आएगा। क्यों? हर जगह सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो है, तो ई डॉट डी एस आपका सिंपली ई डी एस बन जाएगा। कॉस जीरो वन होता है तो ई बाहर गया, डी एस आया बेटा, यानी इस सरफेस का एरिया। बेटा अगर मैं इस सरफेस को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे अगर ये r दूरी पे है तो 4 pi r² मिलेगा। आई होप तुम समझ रहे हो कि ये 2D फिगर नहीं बेटा 3D फिगर है, तो दिस विल बी 4 pi r²। तो इस ds की जगह मैं 4 pi r² लिखूंगा, और ये मेरा क्यू इन बना बाई ई नॉट। बेटा देखो एक बात बस समझ लेना कि क्यू इन सिर्फ वो पोर्शन है चार्ज का जो इसके अंदर आया है, ना कि बाहर वाला। तो जब मुझे क्यू इन निकालना होगा तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्या आप ये बात समझ गए बेटा? तो आप बताओ ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई आया हमारा, आप इसको पुट कर दो तो आपका आ जाएगा क्यू इन अपॉन, देखो यहीं पे अगर हम ई निकालना चाहें तो ये क्यू इन अपॉन 4 pi e0 r², इस टाइप का दिखेगा आपको बेटा। तो 1/4 pi e0 को के बोल दो, तो आप ऐसे बोल दो सर कि ये तो के क्यू इन बाई r² आ रहा है। हाँ बेटा बात सही है, बट अगर के r² और क्यू इन को लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे रो, और रो खुद कैसा था बेटा देखना जरा, रो था क्यू अपॉन 4/3 pi r³। रो हमारा ऐसे था, और इंटू 4/3 pi r³। 4/3 pi कट जाएगा, और एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये r³ और ये r² कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में आता था, जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में आता था कि जितना डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, ग्रेविटेशनल फील्ड भी उसी के प्रोपोर्शनल होती थी इनसाइड द अर्थ। तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्री पे जाएंगे। याद रखना बेटा, ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जुड़वा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा भाई है। तो जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ेगा उसका हर ग्रेविटेशनल टॉपिक का रिवीजन हो रहा होगा। वो आखिरी में देखो वो कैसे करता, अरे सर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह स्मॉल जी लिख देंगे इनसाइड द अर्थ, सर के की जगह वहां वाला जी रख देंगे सर, बहुत बढ़िया बेटा। क्यू की जगह सर मास ऑफ द अर्थ रख देंगे सर, आर की जगह रेडियस ऑफ द अर्थ रख देंगे, और स्मॉल आर की जगह तो स्मॉल आर रहेगा। और सर पता है यहाँ पे तो हम ये मानते हैं कि 1 कूलम रखेंगे तो प्लस चार्ज है बाहर धक्का देगा, वहां तो है सर वहां अगर 1 kg रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं। क्या आपको बात समझ आ गई? आपकी की गई मेहनत आपको रिवीजन में स्ट्रांग बनाएगी। अच्छा इस चीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया, और मैं समझाता हूँ। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी स्फेयर के अंदर हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बोर्ड से लेकर एंट्रेंस में घुमा घुमा के पूछता है, मैं घुमा के भी पूछूंगा, यही चीज मैं थोड़ी ट्विस्ट करके पूछूंगा। आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, तो आपका ये आंसर आ गया के क्यू बाई r³ इंटू आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मेरे लिए जब तक सरफेस नहीं आ जाता, ये डिस्टेंस, ये लाइन है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जब तक सरफेस नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, या इक्वल टू के क्यू बाई r³ इंटू आर। उसके बाद बेटा खुद कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं एक
ये पूरा स्फेयर ले रहा हूँ, एक बार मैं सरफेस से बाहर निकल गया तो टोटल चार्ज, इस बार में जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, देखो इस बार मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। तो जब मैं सरफेस से बाहर चला गया तो ये बनेगा गॉसियन सरफेस, और बच्चों की तरह देखो ये दूरी r होगी। और अब कॉमन सेंस सोचो, टोटल स्फेयर का चार्ज कितना था, q ना, तो वही q इन बन जाएगा, यानी q आया q इन जब आप बाहर चले गए स्फेयर के, अपॉन ई नॉट, और यहाँ पे e इंटू सिमेट्री से 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि बेटा इसकी सरफेस एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर ही रहेगी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली वही आ जाएगा जो पहले आता, जो 0.4 से आता था। अगर आपको थोड़े से मेरे नोट्स याद हैं लास्ट क्लास के, तो मैंने बोला भी था किसी भी स्फेरिकल बॉडी के जब तुम बाहर होते हो तो वो स्फेरिकल बॉडी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होती है, यानी अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट करेगी और घटती चली जाएगी। क्या बेटा आप ये बात समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हाईएस्ट वैल्यू सरफेस पे होगी? बेटा ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना। बेटा समझे आप इसको? जी सर। यस सर। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, एक नए टॉपिक पे आते हैं। देखो अब देखो एक सिंपल सी बात है। अब मेरे को लगा कि बच्चे से मुझे कॉन्सेप्ट वाइज पूछना चाहिए, तो मैंने इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया। लेट मी ट्विस्ट दिस क्वेश्चन। ये एक स्फेयर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दी, ये रेडियस r है, अचानक से मैंने एक कैविटी क्रिएट कर दी स्मॉल r की, और मुझे पूछना है कि किसी इंटरनल पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर ये पूरा चार्ज था। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ऐसा सोचो कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसपे चार्ज q है, इसका रेडियस r है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज था, और अचानक से तुमने इसमें ग्रेविटी क्रिएट कर दी, और मैं पूछ रहा हूँ मुझे पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1। क्या तुम मेरी बात समझ गए? कैविटी का मतलब छोटा सा आपने होल कर दिया और उसको निकाल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बेटा? ये भी गॉस लॉ से ही होगा, जो जस्ट पढ़ाया वही होगा। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी? क्या वो हर पॉइंट पे अलग होगी? अगर अलग होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? क्या यहाँ E1 ज्यादा होगा या यहाँ E2 ज्यादा होगा? कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? या ऐसा तो नहीं कि यहाँ यहाँ ज्यादा होगी? बेटा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मैंने आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया है, दिस स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसलिए रो टर्म यूज करते हैं, क्योंकि पता है बेटा मैं रो क्यों यूज कर रहा हूँ? अगर मैं कैविटी निकाल भी दूंगा ना तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मतलब एक हल्का सा सेक्शन निकाल देता हूँ इसमें से कैविटी फॉर्म में, तो भी बेटा हर जगह का रो सेम रहेगा। इसीलिए अच्छे बच्चे डेरिवेशन में रो वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, बाद में वो निकाल लेते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे चार्ज क्यों था, तो कितना चार्ज चला गया, क्या हुआ। इसकी जगह आप सिंपली सोचो कि सर चार्ज चला भी जाएगा तो डेंसिटी ऑफ चार्ज तो मेंटेन रहेगी ना। तो तुमको बताना है इस पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, और तुमको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, सिर्फ ये कैपिटल आर और इसके सेंटर से इसकी दूरी आर दे रखी है, कैविटी के सेंटर से सेंटर ऑफ द स्फीयर की दूरी आर दे रखी है। अब ये क्वेश्चन गॉस लॉ का है, पर अप्रोच कैसे करें, हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं? बेटा मैं करवाऊं आप लोगों को कि आप सोचना चाहते हो? कई बार बच्चे जब इस क्वेश्चन को पहली बार करते हैं तो 12 से 15 मिनट वेस्ट हो जाता है, और बेटा ऑनलाइन क्लास में टीचर को 1.5 घंटे की स्पीच देनी होती है। तो बेटा अगर आप ये समझो कि कोई भी पब्लिक, जिस भी आप पब्लिक फिगर को देखते हो ना बोलते हुए, तो उनको 1.5 घंटे की स्पीच के लिए 3 महीने मेहनत करनी पड़ती है, या उनके लिए कोई और लिख के दे देता है। अगर एक टीचर लगातार बोल रहा है तो बेटा आप समझो उसके एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, और सच बात है बेटा। आप चाहो तो मैं एक दिन चुप होता हूँ, आप मुझे 1.5 घंटा पढ़ाओ, आपको टीचर की जो मेहनत है वो दिख जाएगी अगर वो ईमानदार है तो। बेटा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि अगर कोई टीचर लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसका बदला उसको चुकाओ। अगर वो आपको 1 आवर पढ़ाता है तो आप घर पे उसको 6 आवर पढ़ के दिखाओ बेटा। और यही एक सबसे बड़ा एहसान है जो तुम टीचर पे कर पाओगे। अगर वो तुम्हें 1 घंटे की क्लास लेता है तो उसका 6 आवर का फॉलो अप करो। 1 घंटा इक्वल टू 6 घंटा। अगर किसी भी दिन तुमने 1.5 घंटे की क्लास की है तो मेरा 6 घंटा तुम पे उधार रहा, तो उधार चुका देना बेटा घर बैठ के। चलो अब इसको करते हैं। इसको करने की एक ट्रिक क्या है, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से करेंगे तो बहुत इजीली ये आ जाएगा, वरना ये लेंदी जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब समझाता हूं बेटा। मान लो मैंने कैविटी क्रिएट की। कैविटी का मतलब होता है कि कुछ खाली कर दिया। तो क्यों ना मैं ऐसे मानूं कि यहाँ पे प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी है, नेट चार्ज 0 है, मतलब वहां पे अब चार्ज नहीं है बेटा, वो खाली जगह है। तो क्यों ना ऐसे मान लें कि प्लस भी और माइनस भी है, क्योंकि बेटा +2 कूलम और -2 कूलम को अगर ऐड करोगे तो आपका 0 ही तो आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास डेंसिटी। मतलब हम जहां पे चार्ज नहीं है, एब्सेंस ऑफ चार्ज को, एब्सेंस ऑफ चार्ज को हम ये बोलते हैं कि वो एब्सेंस नहीं है, वहां पे है भी है और नहीं भी है। जोड़ देते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी ने बोला इस कैविटी में इस पॉइंट पे, चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहली बार मैं मानूंगा है भी और नहीं भी साथ में मानना है मुझे। पहली बार मैंने सिर्फ है मान लिया। जैसे ही मैंने माना कि इस कैविटी के अंदर प्लस है, तो बेटा तुम बताओ, बाहर वाला तो ऑलरेडी प्लस था, बाहर वाला तो ऑलरेडी प्लस था। अगर मैंने यहाँ कैविटी में प्लस मान लिया तो ये तो सिंपल केस हो गया कि सर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि R1 दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेटा हमने यहाँ जस्ट एक बात पढ़ी थी कि R1 दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेटा क्या फॉर्मूला आया था, यही तो आया था ना, किसी स्फेयर के अंदर R1 दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब इंटू R1। क्या ये बात हमें समझ आई बेटा? मतलब इस वाले केस में अगर मैंने माना कि कैविटी नहीं है बेटा, लेट अस सपोज दिस इज नॉट कैविटी, दिस इज प्लस एंड माइनस। अगर मैंने उसे प्लस माइनस कंसीडर कर लिया, मैं अपनी बेटे जो कैविटी थी ना उसको इसी तरह ट्रीट करूंगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। फर्स्ट केस में जब मैंने प्लस लिया तो मुझे मेरा स्फेयर ऐसे दिखा कि सर जो इमेजिनरी कैविटी आपने बनाई है ना, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में सेंटर से ये सेंटर का रेडियस दिया है और मुझसे पूछा गया है कि पॉइंट इस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैं ऐसे ज्वाइन कर देता ऐसे, और ये बन जाता R1। तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि सर अगर सिर्फ प्लस को देखूं तो पूरी स्फेयर प्लस था और मैंने यहाँ पे भी प्लस मान लिया, तो फर्स्ट केस कंसीडर करने पे जब सिर्फ प्लस है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उस पॉइंट पे के क्यू बाई आर क्यूब इंटू R1 वेक्टर R1। अब अगले केस में मुझे सिर्फ नेगेटिव वाला अज्यूम करना है। देखो आउटर स्फेयर का भी प्लस मैं पहले केस में कंसीडर कर चुका हूं। मैंने ये वाला केस ऐसे लिया, फर्स्ट वाला केस ऐसे था ऑल प्लस, तो मैंने आउटर सरफेस को कंसीडर कर लिया इसमें। अब आते हैं सिर्फ नेगेटिव रख के सोचते हैं बेटा। लेट अस से कि इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, छोटे वाला ये हमारा वो था कैविटी। अब मानते हैं कि कैविटी का नेगेटिव वाला पार्ट कैसा है। कैविटी के नेगेटिव वाले पार्ट को जब मैं देखता हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, सर ये दूरी कितनी है। लेट अस से जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इस कैविटी के सेंटर में ये दूरी x है बेटा। क्या आपको x समझ आया क्या है? ये कैविटी का सेंटर है। अब तुम बताओ अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं सिंपली यही तो पूछ रहा हूँ x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अभी फिर से वही लॉजिक लगा दो कि सर हमें तो पता है ना कि R1 दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। R1 दूरी पे होती है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू R1। हमको तो पता है सर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब एक बच्चा कूद के बोलेगा कि सर एक्स अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जब मैं प्लस वाला मॉडल ले रहा था तो मैं मानूंगा जो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लस की वजह से वो ढकेलने वाली थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 कूलम रखूंगा ऑल प्लस व्हाट इट विल डू, इट विल पुश।
प्लस प्लस को ढकेलता है, लेकिन जब मैं नेगेटिव मानूंगा तब मुझे इसका डायरेक्शन ऐसे रखना पड़ेगा। आपको किसी को बात समझ आई कि नेगेटिव वजह से बेटा 1 कूलम मैं यहाँ रखूं और पूरा चार्ज जो कैविटी वाला नेगेटिव चार्ज स्फीयर है वो पूरा नेगेटिव है, तो वो इसको अंदर खींचेगा। तो अभी जाके मुझे बस इतना डायग्राम समझ आया कि अगर मैं प्लस माइनस का एक साथ बनाऊंगा सर, इफ आई विल ड्रॉ प्लस माइनस एक साथ, तो मुझे मिलेगा कि प्लस की वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और इस कैविटी के नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। और ये दी है सेंटर टू सेंटर की दूरी, यानी बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से इस वाले सेंटर की दूरी मुझे r दी है। इसको मैंने x माना था बेटा और इस दूरी को मैंने r1 माना था। क्या अब तक आपको फिगर समझ आया? ये जो E2 है वो कैविटी के नेगेटिव चार्ज से आई है और ये E1 टोटल पॉजिटिव चार्ज से आई है, टोटल पॉजिटिव चार्ज से ऑफ होल स्फीयर, और ये नेगेटिव चार्ज ऑफ कैविटी से आई है। क्या यहां तक तुम लोग मेरे साथ हो बेटा? क्या बेटा आप लोग यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। देखो क्या है, सर हाँ बेटा बोलो। सर इवन का डायरेक्शन एक और बार समझा देंगे? बेटा मैं समझाता हूँ। जैसे अगर कोई भी चार्ज स्फीयर है, मैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज माना है मैंने पूरा स्फीयर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑब्वियसली बेटा इस तरफ आएगी। क्यों? अगर मैं यहाँ 1 कूलम रखूं तो ये सारा चार्ज का सिस्टम मिलके इसको यहाँ ढकेलेगा, लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम नेगेटिव चार्ज का होता तो वही अट्रैक्ट कर रहा होता। क्या आपको बात समझ आई? बेटा जब मैंने टोटल पॉजिटिव चार्ज माना तो तुम एक ना, अगर जब ये पूरा पॉजिटिव होता तो बेटा ये स्फीयर ऐसा बनता। आप मेरी बात समझ पाए? तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे यस सर। इधर लगती बेटा, लेकिन अगर नेगेटिव वाला लोगे तब अट्रैक्ट करेगा। मैं इसको मिटाता हूँ बेटा। हाँ, अब देखो तुम मुझे बताओ E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? मैं इधर आता हूँ, जो पुरानी डेरिवेशन है मैं उसमें आके आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी? बताओ बेटा, व्हाट वाज योर फॉर्मूला? अगर मैं इसको रो रहने देता तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना बेटा इनसाइड, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, ये आई थी बेटा। अगर मैं इसको चाहता कि मैं रो के फॉर्म में लिखता तो मैं क्या लिखता? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया बेटा बताओ? रो आया कि नहीं? ये था ना रो। तो क्यू बाई आर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते थे? चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में बताओ। चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आप लिख सकते थे कि सर हमारा क्यू बाई आर क्यूब इज नथिंग बट 4/3 पाई रो। क्या आपको ये बात समझ आ रही है बेटा? किसी को डाउट है इस पे कि मैं इसको हटा के ऐसे पूछ सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी के इंटू 4/3 पाई रो इंटू आर। यहां तक क्लियर है बेटा? आप सोच लो आराम से। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्यू बाई आर क्यूब रख दिया। क्यू बाई आर क्यूब सिंपली ये यहां से निकाला जा सकता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो। तो मैंने रो के फॉर्म में निकाला, ये दोनों सेम रिजल्ट है। एक टोटल चार्ज के अबाउट है और एक एक है चार्ज डेंसिटी के अबाउट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के। बेटा यहां तक समझ आया? यस सर। अब मैं यस सर। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। आई विल यूज दिस फॉर्मूला बेटा। क्यों? दिखाता हूं, ताकि तुमको एक ब्यूटीफुल रिजल्ट याद है। अब एक बार बेटा इसको याद कर लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो इसको याद कर लो। के 4/3 पाई रो आर। अब मैं पहुंचता हूं इसके पास। दोस्त क्या हुआ? E1 कितना है? वो बोलेगा यार टोटल प्लस की वजह से तुमने निकाला था, तो E1 कितना आएगा? के 4/3 पाई रो और R1 डिस्टेंस, ये लो। और बेटा R1 वेक्टर के अलॉन्ग होगा तो इसको R1 वेक्टर की रिस्पेक्ट देना। और फिर मैंने पूछा अच्छा E2 बताओ, तो E2 क्या है? E2 तो दोस्त ऐसे ही है, के 4/3 पाई रो R2, मतलब यह एक्स वेक्टर। क्या यहां तक समझ आ रहा है बेटा?
इस सेंटर के हिसाब से तो यही दूरी थी ना सेंटर से, अगर जब नेगेटिव से निकाला था, याद आया बेटा? देखो हमने निकाला भी था, पॉजिटिव की वजह से ऐसे और नेगेटिव की वजह से मैंने सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिखा था, क्योंकि यही नेगेटिव से डेंस, अगर बेटा ये कैविटी सिर्फ नेगेटिव चार्ज की है तो यही तो सेंटर से दूरी है नेगेटिव चार्ज की। क्या आप इतने फॉर्मूले पे आ गए? अब आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया? बेटा मैंने ये एरो यहाँ ले लिया ना, वो अपने आप इस चार्ज के नेगेटिव वाले को पूरा कर रहा है, वरना मैं इसको बाहर देता। क्या आपको बात समझ आ गई? रो के टर्म में रखने का फायदा क्या हुआ? तुम्हें एक चीज दिख रही है, ये और ये सेम है, सिर्फ R1 और X का अंतर है। अगर मैं पूरे प्लस की तरफ से देखता हूं तो E1 इस तरफ लगता है, और नेगेटिव की तरफ देखता हूं तो E2 ऐसा दिखता है। अच्छा बेटा, क्या तुम लोगों को मैंने क्लास में कभी ये पढ़ाया है, किसी भी ट्रायंगल में जो वेक्टर से बन रहा है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज होता है क्या बेटा? आपको सिखाया है किसी भी क्लोज्ड फिगर में ए और बी वेक्टर ऐसे हैं तो क्या वो सी के बराबर हो? अंदर आके सोचोगे तब समझ आएगा। जब तुम कैसी ट्रायंगल के अंदर खड़े हो तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज, और बी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज, और ए भी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तुम यहाँ कहते थे सर सी इक्वल टू बी प्लस ए, कहते कि नहीं बेटा बताओ? यस सर। यस यहाँ पे भी मेरी बात मानो, जब ये टर्म और ये टर्म सेम है तो मैं तुमसे बोलता कि चलो बेटा इसको अच्छे से लिखो, तो तुम बोलोगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आएगी। मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, E1 प्लस E2 ऐड कर दो बेटा। तो तुम बोलोगे सर अगर आप ध्यान से ऐड करेंगे तो K अपॉन K इंटू 4/3 पाई रो कांस्टेंट है, आपको मिलता R1 वेक्टर प्लस X वेक्टर। अब जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, R1 वेक्टर और X वेक्टर, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर आ जाऊं, O P1 और C मान लेते हैं, तो ट्रायंगल O P1 और C में मुझे बताओ R1 प्लस एक्स किसके बराबर होगा? R1 प्लस एक्स तुम्हें नहीं लगता इस R, इस के R बराबर। R के बराबर होगा? तो बेटा मेरा दिमाग चल गया, K 4/3 पाई रो R वेक्टर, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ अब अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। क्यों? वो सिर्फ सेंटर टू सेंटर पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द कैविटी। वेक्टर विल टेक केयर ऑफ दैट कि हर पॉइंट पे कैसे अलग अलग नहीं आए, वो अपने आप। कभी तुम पता है क्या चेंज करोगे? R1 और X को चेंज करोगे, पर रिजल्टेंट हमेशा उसका सेम है बेटा। बात समझे? तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो इसके इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं ना, नीट में डायरेक्टली पूछते हैं वैसे करके कि भाई एक कैविटी है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी, और एक ऑप्शन में होगा सेम होगी। मेरी बात समझ गए? मैं कोई भी पॉइंट लूं, यहाँ पे ए मानूं, यहाँ पे बी मानूं, यहाँ सी मानूं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, इट विल डिपेंड ओनली ऑन दिस थिंग। क्या बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है बेटा, तो आई होप तुम इसके रिजल्ट को अच्छे से लिख के स्टैंडर्डाइज कर लोगे। अब बेटा इस चैप्टर के हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। गॉस लॉ से अच्छे से टीचर तुम्हें तब पढ़ा सकता है जब तुम किसी समय कंडक्टर का बिहेवियर समझना शुरू करो। तो मैं तुमको टोटल मटेरियल का इंटरेक्शन समझाता हूँ। आज क्लास में हम लोग मटेरियल के इंटरेक्शन पे ध्यान देंगे। बेटा प्लीज इसको अच्छे से नोट्स बनाना। मैंने आपसे बोला है बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ आई? हेडिंग समझ आ गया बेटा? अब देखो, मटेरियल 3 टाइप के पढ़ने हैं आपको, लेकिन आपके कोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में 2 ही टाइप का पढ़ना है, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। एक बीच में सेमीकंडक्टर भी आता है, हम उसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ना है। दोनों का बिहेवियर कैसा है? एक अपने न्यूक्लियस से रखे हुए इलेक्ट्रॉन को बोलता है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है कर। ये हमारा न्यूक्लियस, और ये फोर्स, तो ये बच्चा फुल चंचल।
और इंसुलेटर में आपको ऐसे सोचना है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा ग्रिप करके रखा है कि ये बोलता है भाई मेरी जो लोकेशन है वो स्टैटिक है, आई कांट मूव, मैं स्टैटिक हूं, नो मोशन। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ आ गई? तुम इसी को फोर्स के टर्म्स में बोल सकते हो कि लूज फोर्स है, फोर्स के टर्म्स में बोल सकते हो कि पेरेंट से बहुत हाई फोर्स है। अब इससे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कैसे फर्क पड़ता है समझाता हूं। क्या बेटा इतना पॉइंट समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओहे, अब मैं एक कंडक्टर को आपके पास लाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कंडक्टर का बिहेवियर अति चंचल, अति चंचल बेटा, अति चंचल समझाता हूँ। मैं गया मार्केट से, एक पूरा कॉपर का स्फेयर खरीद के लाया, फुल कॉपर स्फेयर, पूरा कॉपर का स्फेयर है बेटा। अब मैंने क्या किया, क्या दोस्त, पूरे कॉपर के स्फेयर में क्या हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली फैला दिया। ये चार्ज को मैंने कोशिश की कि चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाए। मैंने इसको चार्ज दिया, ये ले चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली, ये ले। वो बोला अरे दोस्त मुझे तू प्लस चार्ज दे रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला अगर मैं किसी को प्लस चार्ज दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि हर एरिया से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। बेटा अगर ये 5 कूलम, इमेजिनेशन की चिड़िया पे बैठो, 5 कूलम मतलब हर जगह से हर जगह से हर जगह से बराबर इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना? क्या ये बात आपको समझ आई? यानी हर जगह कहीं ना कहीं प्लस है। अब बेटा इस पूरी बॉडी में अगर ये कंडक्टर है, पूरी बॉडी में हर जगह इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इन प्लस पे तुरंत टारगेट करते हैं और बोलते हैं सर नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, मूव करके ये सारा पॉजिटिव भर देते हैं। अब बेटा बताओ अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, तो क्या कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज बचेगा? तुम प्लस पे इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो अंदर वाला न्यूट्रल हो जाएगा, और जहां बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर गए हैं ये एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। और बेटा तुम्हें पता है चार्ज कंजर्वेशन, जितने को ये लोग पॉजिटिव बनाने गए हैं अंदर, मतलब जितने को न्यूट्रल बनाने गए हैं अंदर, उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो थोड़ी देर बाद मैं स्फीयर को देखूंगा, 5 कूलम सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैला होगा, कंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब बेटा देखो, हर बार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को ध्यान में रखना। हाँ बेटा, हाँ मैं बिल्कुल समझाता हूँ, दोबारा समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इतना सरफेस मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट दिखाएगा तब तक जब तक स्टेबिलिटी ना मिल जाए। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तब तक मूवमेंट करता है जब तक उसको नहीं लगता है कि सबसे स्टेबल लोकेशन आ चुकी है, सबसे अच्छी स्टेबल लोकेशन। और वो तभी मिलती है, जैसे सपोज तुमने कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज दिया। अब तुम बोलोगे सर अच्छा अगर मैं नेगेटिव चार्ज देता तो क्या हो जाता? तुमने कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज दिया, तुम बताओ स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो ये सबसे दूर जाके कहाँ बैठेंगे बताओ? सबसे दूर कहाँ बैठेंगे बेटा? और ये नेचर का लॉ है बेटा, हमेशा हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, तो थोड़ी देर में तुमको ये सारा चार्ज सरफेस पे दिखता, अगर मैं नेगेटिव के हिसाब से बात कर रहा हूं तो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा? और अगर मैं इसको पॉजिटिव के हिसाब से सोचता तो मैं ऐसे बोलता कि भाई अगर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर भी दे दिया है, तो बाहर से सारे इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर देंगे कि ये पॉजिटिव है और हम फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम अंदर जाके इसको न्यूट्रल करेंगे। बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव की तरफ तभी जाता है जब वो न्यूट्रल करना चाहता है या स्टेबल करना चाहता है, और हमेशा यही रीजन होता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का या अट्रैक्शन का। तो थोड़ी देर में जैसे ही तुम बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देके हटोगे, तुम देखोगे सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन अंदर भाग गए। तो इसी चीज को कई बार बुक्स में स्टेबिलिटी या ऐसे ना समझा के सिर्फ रट्टा मरवा देते हैं कि भाई जितना चार्ज सरफेस, कितना चार्ज बॉडी को दोगे सारा सरफेस पे आ जाएगा। ऑल चार्ज, ऑल चार्ज गिवन टू बॉडी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर विल कम एट सरफेस। क्या बेटा आपने नोट कर लिया? किसी भी चार्ज को अगर तुम किसी कंडक्टर को दोगे तो सरफेस पे आ जाएगा।
अब बोलोगे सर ये क्या है, वो कर क्यों रहा है? बेटा वो सबसे स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है कि चीजें शांत हो जाए, कोई हलचल ना रहे। और हम लोग जो भी फिनोमेना पढ़ाते हैं आपको, मेरी बात सुनना, वो ट्रांजिएंट स्टेट का नहीं होता है। मतलब सपोज कि मैं आपको तब पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब जो बीच का प्रोसेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज मूवमेंट रुक चुकी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तब डिफाइन होता है जब चार्ज मूवमेंट रुक चुकी होती है। मैं तुमको बस ये समझा रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर दिए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, तो वो सरफेस पे आ जाएगा तुरंत। और सबसे स्टेबल यही है, जितनी दूर, इससे ज्यादा दूर कहाँ जाएगा, उड़ेगा क्या? उड़ तो सकता नहीं है, इसलिए सरफेस पे आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट तब डिफाइन नहीं होंगे जब ये बीच में ट्रांजिशन कर रहा होगा, तब डिफाइन होंगे जब ये यहाँ के रुक चुका होगा। क्या तुमने ये बात पे ध्यान दिया? बेटा ये काफी सेटल पॉइंट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब डिफाइन होती है, जो भी चीज तुम स्टेटमेंट बुक्स में पढ़ोगे, व्हेन दिस मोशन है स्टॉप्ड। क्या ये चीज क्लियर हुई? सर वो सर प्रीवियस वो स्लाइड में सर हाँ। पहले जो पॉजिटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो वो सरफेस पे क्यों चला गया? अरे बेटा ये बताओ, न्यूट्रलिटी तो नहीं तोड़ेगा ना? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन चंचल है, अगर ये यहाँ से जाएगा तो क्या ये एरिया पॉजिटिव नहीं बनेगा? जी सर। हाँ, तो इसीलिए वो पॉजिटिव हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन चंचल है, वो घूमने के लिए, फिरने के लिए, कंडक्टर में कहीं से भी कहीं जाने के लिए फ्री है। बट बेटा ऐसा थोड़ी ना कि उसका आना, अगर वो अंदर आया तो बेटा, अगर वो आएगा तो कहीं से तो आएगा। अगर वो सरफेस से आ रहा है तो ये एरिया तो पॉजिटिव करेगा ही ना बेटा। जी सर, समझ आ गया। हाँ बेटा, अभी अभी बहुत है इसमें, रुको मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ। तुमने कई बार इसको बिल्कुल स्टेटमेंट फॉर्म में याद करोगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा था, वो पॉइंट ये था कि ऑल द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट यू स्टडी इन योर बुक आर only applicable when this the motion of electron within the body has stopped। ट्रांजिएंट स्टेट के लिए नहीं, जब स्टेबल हो चुका है तब डिफाइन होता है। बेटा अब मैं गॉस लॉ और कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी मर्ज करके पढ़ाता हूँ। या रुको, तुम्हें पहले थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देके समझाता हूँ। बेटा आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया? आओ अब थोड़ा गॉस लॉ के पर्सपेक्टिव से फिर से देखते हैं। तो मान लो अगर मैंने तुम्हें कोई कंडक्टर दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो ये कंडक्टर है और तुमने इसको 20 कूलम चार्ज दिया, तो बेटा वो चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। ये बात समझ आई? क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा? जी सर। जी सर। तो तुम मेरे को बताओ। अच्छा ठीक है, चलो मैंने पूछा ठीक है बेटा, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो एक बच्चा बोला, अरे सर पता है, अगर हम लोग ना कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एनी गॉसियन सरफेस। मैंने बोला हाँ बेटा क्या हो जाएगा बताओ जरा। सर अगर हम गॉसियन सरफेस बना के सोचें तो भले ही इस चार्ज के सेट से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी, लेकिन ई डॉट डी एस हमको निकालना ही नहीं है। मैंने पूछूंगा क्यों बेटा? बोलोगे सर क्यू इन ही जीरो है, कंडक्टर के अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता। यानी किसी भी पोर्शन में जब क्यू इन ही जीरो होगा, जब ई डॉट डी एस जीरो ही होना पड़ेगा। अब बेटा सरफेस एरिया तो इस, भले ही इमेजिनरी सरफेस है, इसकी भी जीरो नहीं हो सकती। जब ये जीरो नहीं हो सकता पर आंसर जीरो आ रहा है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? क्या आप मेरी बात समझ गए? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये मैंने गॉस लॉ से दिखाया, ठीक है? आप कुछ भी कर लो, क्यू इन जीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा, ठीक है? बेटा धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टीज कलेक्ट हो रही हैं। इसी को चलो मैं तुम्हें बहुत बेसिक स्तर में एक और डायग्राम से समझाता हूँ। इसमें क्या है, बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो पहली बार गॉसियन सरफेस पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, सोचेगा, अकेले बैठ के कुछ मतलब इमेजिनरी चीजें बात करेगा अपने आप से, और आखिरी में उसे समझ आएगा, अरे हाँ यार सिंपल सी तो बात थी कि जब अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी? जब आरएचएस जीरो हो चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सवाल ही नहीं बनता कंडक्टर के अंदर में। कुछ बच्चों को ऐसे बेटर समझ आता है, वो एक कंडक्टर को बना लेते हैं ऐसे, और मैं बोलता हूँ कि सपोज यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है? तुम बोलोगे सर अगर मैं यहाँ एक कूलम रखूं तो क्या होगा? मैं बोलूंगा बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक कूलम को धक्का मारेगी। तुम बोलोगे सही बात है सर।
बट सर ये तो कंडक्टर है। मैं बोलूँगा हाँ बेटा ये कंडक्टर है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होकर यहाँ इकट्ठा हो जाए? मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है बेटा, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। तो तुम बोलोगे सर बेटा आपको अगर इमेजिन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है तो इधर एक बड़ा प्लस चार्ज इमेजिन कर लो, तुम्हें थोड़ी अच्छा इमेजिनेशन होगा, तब तुम्हें समझ आएगा इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग के आ गए और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर यही बात मैं चाहता, जो लास्ट बार मैंने तुमको समझाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है, वही बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देखो ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर तब तक अपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेगा जब तक याद रखना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तब तक होती है जब तक, अब देखो बेटा अगर इस एक कूलम पे मैं पूछूं ये माइनस क्या करेगा, खींचेगा, ये वाला प्लस चार्ज क्या करेगा, ढकेलेगा। जब तक ये बॉडी की वजह से बनने वाला इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर देता, तब तक ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चलती रहती है। पर अंत में वही होता है बेटा, ये एक्सटर्नल, ये वाला जो बाहर वाला था, और इनसाइड की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैंसिल करती है और अंदर कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? अब फील करके देख लो, पूरा महसूस करके। अच्छा क्या हुआ बेटा? भाई कई बार क्या होता है ना कि आपको ट्रिक करने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, अच्छा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे जीरो हो जाएगा? आंसर है नहीं। कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। फिजिक्स समझने की बात है, इसलिए वो लोग लैंग्वेज में बहुत अटकाते हैं बेटा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, बेटा बहुत अच्छी लाइन है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाके जीरो नहीं होती है बेटा। मेरी बात समझे? अभी भी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है, बस कंडक्टर वाली उसको कैंसिल आउट कर दे रही है। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है और मैं फिर तुमसे वो पूछता हूँ। ये बड़ा सिंपल भी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। तुमको बोला कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है बेटा, ठीक है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है बेटा, ये चार्ज पहले से है, ये चार्ज उड़ के नहीं आएगा क्योंकि ये टोटल मेटल नहीं है, शेल की तरह। सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा फिर से दिखा देंगे? हाँ बेटा देखो, बेटा प्रीवियस साइड में मैं चाहता हूँ कि तुम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फील करो, कि जब तक ऐसे अपने मन में सोच लेना, कंडक्टर के किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी ये इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट करते रहेंगे बॉडी में। और तुमको जो भी पिक्चर दिखाई जा रही है वो स्टेबिलिटी की दिखाई जा रही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, यहाँ उतना ही पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और उतने नंबर ऑफ चार्जेस इकट्ठा होंगे जब तक अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना कर दें टोटल। बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जी। अब क्वेश्चन देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तुमको एक मेटल शेल दे दिया है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, इनसाइड एक चार्ज रखा है। अब ये चार्ज सरफेस पे आएगा क्या, सोचो, हाँ या ना? बाहर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है। अब तुम मुझे बताओ क्या क्या कैसे कैसे होगा। ये बड़ा अच्छा केस है बेटा, इसको सोचने में मजा आता है। अच्छा मान लो Q1 नहीं होता तो क्या होता? अच्छा Q1 नहीं होता तो सर सोचते हैं इस शेल का बिहेवियर कैसा होता। सर मुझे इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होती है, इस लाइन को तो तुम रट लो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। रट लिया? क्या ये बात समझे बेटा? इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा सिंपल है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन सेंस से आ जाती। सर ई यहाँ पे ई मान लेते, ई इंटू सरफेस एरिया 4 पाई, जो भी आर होता 4 पाई r² इंटू इंटू क्यू इन, यानी क्यू बाई ई नॉट। और तुम देखते सर यहाँ तो कॉमन है, सर KQ/r² आ रही है। मैं बोलता हाँ बिल्कुल सही है बेटा। अब ठीक है, लेकिन सर सर शेल पे चार्ज आएगा कि नहीं? अच्छा शेल पे चार्ज आएगा कि नहीं, और मैं कॉमन सेंस से बताता हूँ। आपको निकालना भी नहीं है, ये अंदर चार्ज क्यू है, ये आपके शेल की पहली लेयर और ये दूसरी लेयर। मुझे पता है इस पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये ब्रह्म सत्य है, आप इसको बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ मान के रख सकते हो। तो तुम बोलोगे अच्छा सर तो अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो क्या होगा सर?
मैं बोला बना लो बेटा, बना लो बना लो बना लो। तो तुम बोलते सर E इंटू डी एस क्या होता है हर जगह पे। मैं बोलता बेटा आएगा आएगा, E इंटू डी एस कुछ तो आएगा। मान लो E है, E है क्या बेटा कंडक्टर के अंदर यहाँ पे? नहीं ना। तो तुम बताओ E डॉट डी एस कितना आएगा यहाँ पे? 0 आएगा। वो कब 0 हो सकता है? अरे बेटा देखो मेरी बात समझो, कंडक्ट ये वो जो तो जब ई 0 होगा। ब्लू लाइन किसके? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है, तो यानी एलएचएस 0 होने वाला है। तो अब क्यू इन बाई ई नॉट, गॉस लॉ तो लगेगा, गॉस लॉ तो कूलम्ब्स लॉ है, ब्रह्म सत्य, वो तो हमेशा लगता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू इन। अब मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ई डॉट डी एस 0 है, यानी क्यू इन भी 0 है। बट तुम तो बोल रहे हो सर क्यू तो है सर, क्यू इन कैसे 0 हो जाएगा? क्यू इन कैसे 0 होगा? जितना ये पॉजिटिव चार्ज है, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे इंटरनली बनेगा, इनसाइड सरफेस पे। यानी थोड़ी देर में अगर तुम इस सरफेस को देखते, तुमने क्यू चार्ज दे के एक शेल के सेंटर पे रख के छोड़ा था, तो थोड़ी देर में ये वाला क्यू चार्ज की जगह एक माइनस क्यू चार्ज तुम्हें नीचे यहाँ पे दिखेगा, नेगेटिव नेगेटिव करके। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्यू इन 0 होना ही चाहिए। तो तुम ऐसे करते प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ते तो 0 मिलेगा। यानी तुम बोलोगे सर अगर मैंने किसी बेटा, ये जो शेल के अंदर चार्ज है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि शेल के अंदर वाला वॉल्यूम कैविटी है, यानी कंडक्टर में कैविटी को कोई भी चार्ज दिया। बेटा ये बताओ, ये जो माइनस क्यू आया है भगवान ने दिया होगा क्या? नहीं ना। क्या ये चार्ज प्लस से माइनस हो जाएगा? नहीं ना। बेटा किसी भी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब बेटा ये मेटल कंडक्टर तो एक ही है, यानी जरूर इसके इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस से निकल के इनसाइड सरफेस पे गए होंगे, ताकि आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर सके। यानी सारी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सरफेस से हुई होगी, तो सरफेस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नीचे माइनस क्यू गया है तो बाहर कितना आ जाएगा? प्लस क्यू। यानी कैविटी को दिया गया चार्ज, कैविटी को दिया गया चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। एक चार्ज आपने कैविटी को दिया, तुरंत माइनस क्यू यहाँ आया और सरफेस पे आ गया प्लस क्यू। क्या आपको ये बात समझ आई? मजा आया बेटा ये सोच के पूरा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के चक्कर में जब गॉसियन सरफेस बनाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट मीन्स इस पूरे सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, यानी प्लस और माइनस मिला के 0। अब ये इलेक्ट्रॉन भगवान ने तो पैदा किए नहीं होंगे, जरूर इस बॉडी का आउटर सरफेस ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भेजा होगा यहाँ पे लाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए। तो ये प्लस हो गया। और फिर हम अपनी वो बुकिश स्टेटमेंट बना लेते हैं, एनी चार्ज गिवन टू द कैविटी विल कम टू द सरफेस। बेटा क्या आपको ये लाइन समझ आ गई? कंडक्टर जी सर। कुछ भी अंदर चार्ज दो सरफेस पे आ जाएगा नाच के, सही में आए या ना आए पर सरफेस पे आ जाएगा। एग्जैक्ट डिट्टो बिहेवियर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अच्छा मैं तुमको और एक और क्वेश्चन से ही सिखाता हूँ। रुक जाओ, ये स्लाइड क्लियर कर दो बेटा, ये नोट कर लिया? ये बड़ा अच्छा स्लाइड है, आपने नोट किया? चार्ज गिवन टू कैविटी विल कम टू सरफेस। बेटा आप में से किसी को कभी टाइम मिले ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर आप जैसे मुझे नहीं पता बेटा आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, अयान के साथ में या अद्रिजा के साथ में जो आपके सीनियर बैच, एक बार इनसे बात करो, ये कितना सिंसियरिटी से एफर्ट डाल रहे हैं ना, आपको समझ आएगा कि अभी बहुत मेहनत करनी है। बेटा मैं आपको आज भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आपके छोटे से बैच में से 6 आईआईटीएन से ऊपर निकलेंगे। अगर 6 आईआईटीएन निकल रहे हैं एक छोटे से बैच से, बेटा वो 6 के 6 बच्चे आपको काफी सिखा सकते हैं। आप इवन कार्तिक से कभी बात करना, अगर आप कार्तिक गर्ग को जानते हो तो। वैसे मैंने उसकी मुंह पे कभी तारीफ नहीं की है, लेकिन कार्तिक बहुत सिंसियर बच्चा है बेटा, आप कभी इससे बात करो, वो बहुत मेहनत कर रहा है। चलो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं वापस आता हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। मान लो आपने ये देखा कि सर कुछ हमें और समझाइए इसमें। मैंने बोला बेटा ठीक है, एक मेटल शेल मान लो, स्फेरिकल शेल, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू मान लो। अब बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन? ये बड़ा मजेदार केस है बेटा। व्हाट विल हैपन?
कैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी कंडक्टर के अंदर, सोचोगे तो बड़ा मजा आएगा बेटा। हाउ इलेक्ट्रॉन विल मूव इनसाइड द, इसको आप चाहो ना तो बेटा, अगर इमेजिनेशन नहीं हो रही ना तो थोड़ा इसको ऐसे मोटा बना लिया करो, इट विल हेल्प, इट विल हेल्प, इसको थोड़ा सा मोटा बना लो। और याद रखना अभी हम सिर्फ कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इंसुलेटर का अलग से भी पढ़ेंगे, मतलब याद दिलाना मुझे। अब बताओ हम, सर ये सेल है या मतलब ये शेल है, sphere? ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है। पूछ लिया करो बेटा, जो भी ना समझ आए तुरंत पूछो। अब ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन क्या बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो भाई स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बगल में आया है पड़ोस में निकल कर, वो बोलेंगे अरे सर पॉजिटिव चार्ज, हम अपना सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देंगे। कहाँ भेज दोगे? क्या आप खुद भी फीलिंग से सोचो ना, ये बॉडी कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, तुमको नहीं लगता कि अब ये इस बॉडी के हिसाब से सोचो, ये इलेक्ट्रॉन कोई पैदा कर रहा है क्या? नहीं ना, ये इलेक्ट्रॉन बॉडी की मूवमेंट से बन के आए हैं, तो तुमको नहीं लगता यहाँ सरफेस पे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्या तुमको मेरी बात समझ आई? जी सर। यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ऐसे भाग के गए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ अंदर खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ क्या ये चार्ज मुझे इफेक्ट कर सकता है? मैं पूछूंगा ये 2 प्लस क्यू, बताओ क्या करोगे? वो बोलेगा यार मैंने कोशिश तो की, मैंने इधर तुम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, लेकिन तुम्हारा बॉडी ने तुम्हें बचा लिया, उसने एक E1 लगा लिया इस वाले नेगेटिव चार्ज से। तुम अपने आप को सोचो, अगर तुम अपने आप को 1 कूलम्ब कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही देखते हैं ना, फोर्स ऑन 1 कूलम्ब, तुम अगर 1 कूलम्ब हो तो बाहर वाले ने तो तुम पे फोर्स लगाया ही लगाया। इन 2 चार्जेस ने तुम पे नेट फोर्स इधर लगा के, और तब तक ये मूवमेंट हुई कि जब तक तुम पे नेट फोर्स 0 ना लगने लगे। इस फिनोमेना को जब तुम इस तरह से देखते हो कि बाहर के किसी भी चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनसाइड, तो इस फिनोमेना को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब बाहर से कोई भी मेटालिक बॉडी तुमको प्रोटेक्ट करके रखती है कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। क्या तुम मेरी बात समझे? बेटा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे 0 है तो हम ये बोलेंगे इसको कोई बाहर से फर्क ही नहीं पड़ा, बॉडी ने ऐसा एडजस्ट किया कि बॉडी विल कैंसल आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको बात समझ आई? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब तुम बाहर से बचे हुए, शील्डेड हो, इसने जो करना था वो तुमको नहीं कर पाया। इसीलिए बेटा आप लोगों को कई बार बोला जाता है कि जब कभी बरसात में बिजली गिर रही हो तो यू शुड स्टे इनसाइड द कार, ट्रीज के पास नहीं जाते हैं। आपने सुना होगा बेटा ये बात कि अगर आप कार से मूव कर रहे हो, बेटा कार तो मेरे से बहुत गंदी बनेगी, चलो ऐसे मान लो ये कार है, तो आप कार के अंदर बैठे रहना, बाहर मत जाना, क्योंकि कार एक मेटालिक सरफेस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगी। सिंपल सी बात है। और बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि अच्छा चलो बेटा आपके घर के हिसाब से बताता हूँ, घर नहीं बेटा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं तुमको समझा सकता हूँ। तुम्हारे फोन पे जो सिग्नल आते हैं वो कैसे आते हैं? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके फोन में जो सिग्नल आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलके आते हैं, ऐसा सोचो। अभी हम पढ़ेंगे 12th के आखिरी में, मतलब अभी फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में, कि ये ईएम वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। अगर तुम ना एक मेटल की पतली सी शीट लाओ, या बेटा तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, सबके पास होगा ना कोई बड़ा सा मेटल वाला, उसके अंदर अपने फोन को डाल दो और फिर कॉल करो, फोन नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। किसी को मेरी बात समझ आई? तुम कोई भी घर में मेटल बॉक्स हो ना, उसको लो और उसके अंदर अपने फोन को डाल दो और फिर इसको कॉल करो। अगर ये अच्छी तरह से पैक्ड है तो सिग्नल नहीं जाएंगे अंदर, नो सिग्नल विल गो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जा ही नहीं पाती है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर बाहर कोई चार्ज है, इफ देयर इज अ चार्ज आउटसाइड, तो उसका इफेक्ट नहीं होता, भले ही वो कोशिश कर रहा है, बट बॉडी विल मेक श्योर कि उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आए।
क्या आपको ये बात थोड़ी सी समझ आ गई? जी सर। बेटा लाइटनिंग टाइम पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना होता है, इस चार्ज से, इसलिए हम पेड़ के पास नहीं जा सकते। हम बचेंगे कैसे ये बताओ फिर? अगर हम पेड़ के नीचे खड़े हो गए, ये मान लो ट्री है, ये हमें कैसे बचाएगा? अगर बिजली गिर रही है, हम नीचे खड़े हैं, तो हमें कैसे बढ़ाएगा? बल्कि ये हो सकता है बिजली गिर के ये पोर्शन जला के पेड़ भी गिरा दे हमारे ऊपर। और ये भी हो सकता है बेटा, अगर देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर कभी भी जब बिजली गिरती है तो हमारे लिए सबसे सेफ यही होता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग खोजें। और उसी का मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि अगर एक बच्चा चाहे तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जो तुम्हारे टेलीफोन सिग्नल जाते हैं वो ईएम वेव्स जाते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती है। तुम अपने फोन को किसी भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो मेटल का हो या कोई मेटल की शीट में उसको पैक कर दो और कॉल करोगे तो फोन की घंटी नहीं बजेगी। मेरी बात समझे? और बजी है तो जरूर इसमें होल्स होंगे। अगर तुम टाइटली सील्ड पैक कर, अब टेप से मत पैक करना बेटा, साइड में, भले अगर थोड़ा सा पोर्स रह गए हैं तो टेप से मत करना, वो मेटल नहीं है। अगर तुमने एक मेटल में अच्छे से पैक किया है, यू विल ऑलवेज फाइंड की घंटी नहीं बज रही है। ठीक है? अब चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता हूँ, लास्ट वाले केस में आपने देखा, मैं बाहर चार्ज रखा हूँ, आप मुझे बताओ अब क्या होगा? क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक बाहर चार्ज है और ये शेल है, क्या होगा बेटा बताओ? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज ट्रू। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज ट्रू। बेटा आप मुझे ये सोच के बता सकते हो, क्या अभी भी इस यहाँ पे अंदर जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी ना बेटा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये बात समझ पा रहे हो? बेटा कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, तो चार्ज इनसाइड मस्ट बी जीरो। अगर ये प्लस क्यू वन है तो इंटरनल सरफेस पे माइनस क्यू वन आ जाएगा। ये बात समझ आई? सोच लो बेटा आराम से, मैं ठीक है। अब बेटा देखो, इस पे माइनस क्यू वन तभी आ सकता है कंडक्टर के अंदर जब आउटर पे प्लस क्यू वन हो, और यानी मैं पूरे सरफेस के चार्ज का जब सम लूंगा ना, पूरे सरफेस के चार्ज का, तो प्लस क्यू वन निकलेगा। यानी टेक्निकली मैंने तुमको बताया है कि तुम्हारी कैविटी में दिया गया चार्ज फिर से सरफेस पे आ गया है, लेकिन इस बार इस चार्ज की वजह से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? वो जो थोड़ा नेगेटिव है माइनस क्यू, यहाँ पे जो थोड़ा Q1 है और बाकी भी जगह, सॉरी Q1 है, बाकी भी जगह जो टोटल होगा ना सरफेस पे कहीं पे भी, उसको मिला के जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। मतलब मैंने आपसे ये कहा, अब इसको दोबारा मेरी बात सुनना, मैंने तुम्हें ये कहा कि रियलिटी में अगर मैंने कैविटी में एक चार्ज रखा है और यहाँ पे भी एक चार्ज रहा है, तो ये केस में ऐसा होगा कि माइनस क्यू वन तो अंदर आएगा, लेकिन प्लस क्यू वन भी बाहर आएगा, बट ये क्यू वन एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। बस मुझे इतना पता है कि आउटर सरफेस को जब मैं जोड़ूंगा तो कैपिटल Q1 के बराबर होगा। मेरी बात समझ गए बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर मतलब उसका कंसंट्रेटेड पार्ट उस जहाँ प्लस और माइनस है वहां रहेगा Q1 का। हाँ हाँ ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको अट्रैक्ट, इस प्लस क्यू से अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं, बट बेटा बाकी जगह भी होगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज ऐसे होगा। जी सर। ठीक है, बट सरफेस का जब जब मैं सम निकालूंगा बेटा, अब ये डिपेंड करेगा ये कितनी पास है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मैं कॉमन सेंस कंट्रोल कर सकता हूँ कि इसका नेट सम हमेशा Q1 ही होगा। क्योंकि अगर अंदर इसने माइनस Q1 दिया है तो वो भगवान ने पैदा नहीं किया, उतना इलेक्ट्रॉन अंदर गया है, तो आउटर सरफेस का नेट चार्ज Q1 होगा। मेरी बात समझे बेटा? तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या इस मेटल शेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आंसर है नो। क्या तुम बात समझ पा रहे हो? फिर यस सर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 फ्रॉम
कैपिटल क्यू। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, अभी जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तुमने पढ़ी है, आंसर क्या होगा? टुवर्ड द लेफ्ट, टुवर्ड द राइट, नो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है सर, बताओ। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सुनो चार्ज, नो फोर्स। नो फोर्स, ठीक है बेटा। बेटा आप लोग को समझ आया आंसर सही है कि गलत, जल्दी बताओ। आपको क्या लग रहा है, आंसर सही है बेटा? सुनो बेटा, मैं फिर बोलता हूँ, कूलम्स लॉ हमेशा यूनिवर्सल है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या है, वो इस पे फोर्स लगा रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये कैंसिल कर दे रहा है ना बेटा। तो आंसर है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ऑन Q, आंसर इज टुवर्ड द लेफ्ट, बट नेट फोर्स जीरो है, क्यों? अरे बेटा ये वाला जो माइनस चार्ज है और ये वाला प्लस चार्ज है, वो मिला के ऐसे फोर्स लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, क्या मेरी बात समझे? तो क्वेश्चन आता है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस की वजह से कहाँ फोर्स आएगा बेटा बताओ? टुवर्ड्स राइट, क्या आपको मेरी बात समझ आई? और आउटर चार्ज की वजह से कहाँ आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, अगर पूछा जाए नेट फोर्स कितना है तो आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी जीरो। इज इट क्लियर बेटा? जितने अच्छे क्वेश्चन बनते थे मैंने कराने की कोशिश की, क्या आपको ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है यस बेटा, सर। चलो अब गॉस लॉ के थोड़े और केसेस करते हैं। और मेरी आप लोगों से एक सिंपल एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम जाओगे मॉड्यूल नहीं तो एनसीईआरटी नहीं तो एससी वर्मा पकड़ के किसी एक सेट को पूरा खत्म कर देना। एससी वर्मा में मान लो 28 या कुछ क्वेश्चन दिए हैं, सारे निपटा देना, मजा आ जाएगा। जो केस फंसेंगे ना वो मेरे पे छोड़ देना। और अभी भी वैसे भी तुमको कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़नी है, अभी तुमने इंसुलेटर का बिहेवियर नहीं पढ़ा है, तो जहां इंसुलेटर टर्म है छोड़ दिया करो। हमेशा जिस चीज तुम जानते हो उस पर अटैक करो, वो तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब तुम एक बात गांठ बांध लिए कि सर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इनसाइड कंडक्टर कोई रोक नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तब तक चलेगी जब तक इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। अब एक बच्चा क्या करेगा, अच्छा सर तो अगर मान लो मेरे पास कोई शीट है, बहुत पतली शीट है और वो कंडक्टर की बनी है, तो शीट बोल रहा हूँ बेटा, लेमिनर बॉडी शीट, अगर ये कंडक्टर की शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, बेटा शीट याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं जानबूझ के करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैंने जानबूझ के केस पे की। अब ये शीट चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो फर्क नहीं पड़ता, शीट है तो अगर आपसे पूछा है कि आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आंसर है अगर ये इनफाइनाइट शीट है, हर तरफ इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट है, तो हमेशा बाई सिमेट्री इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। क्यों लेफ्ट में हो, क्यों राइट में हो, क्यों कहीं और हो, तो वो सिर्फ अगर मैं यहाँ 1 कूलम रखूंगा तो ये प्लस चार्ज सिर्फ ढकेलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? तो आंसर है हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे। अब बेटा मुझे बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, ये चार्ज कितना होगा? और हमने बेटा देखो ये शीट अपने आप में एक सिलेंडर के सेंटर पे आ गई, ये चार्ज कैसे निकलेगा? लेट अस से कि चार्ज डेंसिटी है एरिया चार्ज डेंसिटी क्यू पर एरिया, ये दे रखी है सिग्मा, तो ये चार्ज आ जाएगा, सपोज इसका एरिया ए है तो ये चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। और ये शीट है बेटा, ऐसे ये मत समझना इसके दो सरफेस है बहुत। बेटा जब किसी को मैं लेमिनर शीट बोलता हूँ तो इतना पतला होता है कि वो एक ही होता है, यानी यही प्लस, मतलब एक ही प्लस को तुम यहाँ खड़े होकर भी देख रहे हो और यहाँ पे भी देख रहे हो। ऐसा मत बोलना सर यहाँ वाला प्लस अलग है यहाँ वाला प्लस अलग है, डबल चार्ज मत सोचना। ये इतनी पतली शीट है कि आपको एक ही चार्ज दिख रहा है। तो अगर अब मैं इस गॉसियन सरफेस से पूछूं दोस्त तुम्हारा क्या हाल है, तो बोलेगा यार हाल क्या है, यहाँ पे ई इंटू ए आ जाएगा, यहाँ पे ई इंटू ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो कर्व्ड सरफेस पे ई इंटू ए जीरो है। तो सिर्फ इन दो सरफेस पे, एक सरफेस S1 और इस सरफेस S2 पे ई इंटू ए आ रहा है, यानी अगर मैं गॉस लॉ लगाना चाहूँ तो ई डॉट डी एस सिर्फ इन दो सरफेस पे आएगा, सरफेस S1 और S2 पे।
और वो मेरा क्यू इन बाई ई नॉट के बराबर होना चाहिए। तो जब मैं S1 पे निकालता हूं तो आता है E इंटू ए, और पॉजिटिव आएगा, क्यों? एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब तुम बोलोगे सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी E इंटू ए ही आएगा, यानी 2 बार E इंटू ए इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट। क्यू इन कितना आया? सिग्मा ए बाई ई नॉट। जब तुम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो बेटा कितना आ जाता है बताओ? एरिया। सिग्मा ए बाई 2 ई नॉट। अब इसको जो कंठस्थ नहीं करेगा बेटा, देखो याद रखना, जहां टीचर बोल दे कमिट टू मेमोरी, उसके बाद तुम याद रखना एंट्रेंस या बोर्ड में अच्छा करना समेटिव एग्जाम की तरह होता है, तुमको उससे पीछे वाली सारी चीजें आनी चाहिए, नहीं तो वर्क करते रहो। परफेक्शन की तलाश तो जारी रख सकते हो ना, भले मिले ना मिले, पीछे वाले पे इंप्रूव करते रहो। इंसान हो, गलती करके सीखोगे तो बहुत समझदार इंसान हो। गलती करते रहो, सीखते रहो। बट ये कमिट टू मेमोरी कर लेना बेटा, हो गया? इसमें तुमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि आज के बाद अगर मुझे कोई शीट बोलेगा और शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा निकालने को, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऑब्जर्वेशन रखो, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। सिग्मा बाई ई नॉट है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी पे। अब तुम बोलोगे सर ये आधा क्यों आया? बेटा रीजन है, आधा फ्लक्स इस तरफ चला गया और आधा फ्लक्स इस तरफ चला गया, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो गई। अगर मान लो सर अगर हम लोग शीट ना लेते, अब शीट किसी भी टाइप की हो बेटा, आंसर यही आएगा। अगर शीट की जगह हम लोग कंडक्टर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या फर्क पड़ता अगर मैं शीट की जगह कंडक्टर ले लूं? मैं एक काम करता हूं, तुमको एक मोटा सा या थोड़ा भी पतला कंडक्टर सोच लो, बहुत मोटा भी नहीं, पतला सा कंडक्टर सोच लो। अब मुझे बताओ, अगर इसके सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं और इसके सरफेस पे तुम्हें, बेटा एक्चुअली ये ऐसे इमेजिन करना कि थोड़ा ऐसे होगा, तो तुम इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, सोच लो, और ये सरफेस पे तुमको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज पर यूनिट एरिया ये दे रखा है, गिवन है, और तुमसे पूछ रहा है इससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब एक बच्चा बोलता है अच्छा सर हम लोग गॉसियन सरफेस बना के देखते हैं यहाँ पे, तो वो आता है और एक ऐसा सिमेट्रिकल फिगर बनाता है। बेटा गॉसियन सरफेस तुमने बना लिया, चलो कोई बात नहीं, बना लिया। अब मुझे बताओ, यहाँ तो एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया भी ऐसे है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। एरिया वेक्टर रह के भी क्या कर लेगा? ई डॉट ए यहाँ पे भी 0 हो गया। पिछली बार 2 सरफेस आ रहे थे S1 एंड S2, इस बार S2 0 दे रहा है कंट्रीब्यूशन। बाकी हर जगह कर्ड सरफेस पे, तो अगर तुम बेटा देखो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, बाहर कहीं पे भी तुम देखोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी सिर्फ फ्लक्स यहीं से आएगा बाहर, इस सरफेस से। यानी अगर अब मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो मुझे ई डॉट डी एस सिर्फ इस सरफेस पे लेना है, यानी इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट, और क्यू इन अभी भी उतना ही है, यहाँ पे सिग्मा इंटू एरिया ए, सिग्मा इंटू एरिया ए। और सिलेंडर की जगह ना तुम वो क्यूबॉइड टाइप का भी ले सकते थे, क्योंकि हमें आखिरी में एरिया कैंसिल ही करना है, हमको बस इस चार्ज को सिमेट्री में लाना था यहाँ से और यहाँ के रिस्पेक्ट में। तो मैंने जब देखा क्यू इन मेरा, तो क्यू इन आ गया मेरा सिग्मा इंटू एरिया बाई ई नॉट, और मैंने ई डॉट डी एस को देखा ई इंटू ए, तो एरिया एरिया कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर कितना आया बेटा? सिग्मा बाई ई नॉट। क्या याद हो गया आपको? लेकिन याद रखना ये वो कंडक्टर है जो इनफाइनाइट शीट जैसा है, इसलिए अच्छी ऑथर्स, अच्छी किताबें तुमको ऐसे बोलेंगी कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं आता, ये सिर्फ तब आएगा जब कंडक्टर टाइप का दिया होगा, शीट टाइप का, मतलब एक बड़ा सा शीट टाइप का ऐसे कंडक्टर दिया हो, मोटा वाला, लेंथ वाला, तब ये फॉर्मूला आता है, वरना दिस इज द जनरल फॉर्मूला। कहीं पे भी चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, अगर ये कंडक्टर ऐसा है, हर जगह चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहती है, तो हर जगह जो जैसे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वाली चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? जी सर। ठीक है बेटा, याद रखना दिस इज जनरल फॉर्मूला, near the surface of the conductor this is general formula,
and this is the formula only applicable when the surface is flat and the charge sheet is very very long, तब ये फॉर्मूला लगेगा, हमेशा नहीं, ये हमेशा लगेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल हमेशा रहेगा पर एग्जैक्ट नहीं, वहां सिग्मा बाई नॉट एग्जैक्ट आ जाता है। ये नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आए। जी सर, हो गया। ठीक है बेटा। अब कई बार ऐसा होता है ना बेटा, चलो मैं समझाता हूँ, पहले मैं वो वाला केस कवर कर दूं। लेट अस से कि मैं तुमको बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर पढ़ाना चाहता हूँ, बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर। बेटा थोड़ा सा फोकस करना, मैं बड़ा सटल सा बेसिक सा एग्जांपल लूंगा। ये मटेरियल है, अब ये तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं चाहता हूँ इस मटेरियल से कि दोस्त तुम कैसा बिहेव करते हो। तो वो बोलता है मेरा बड़ा सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं, मेरे इलेक्ट्रॉन चंचल नहीं है। अगर आपको थ्योरी याद हो तो मैंने आपको बिहेवियर, ये तो शायद यहाँ नहीं, शायद मैंने आगे ही बताया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन चंचल, हाँ यहाँ रहा शायद, कि यहाँ पे फोर्स थोड़ा स्ट्रांग रहता है, ये इलेक्ट्रॉन चंचल नहीं रहता बेटा, कि इलेक्ट्रॉन चाहे अपनी मर्जी से घूम फिर ले, पॉसिबल नहीं है। 99% केसेस में अगर हम प्योर इंसुलेटर बोल देते हैं, प्योर इंसुलेटर का मतलब अगर ये प्योर इंसुलेटर हो जाए, इफ दिस विल बिकम ए प्योर इंसुलेटर, तो तुम लाके देख लो इसको, इस बॉडी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो चार्ज जहां है वैसे ही रहेगा। ये बात बड़ी अच्छी नोट करना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही नहीं, पेरेंट छोड़ेगा ही नहीं, पेरेंट तो पकड़ के रखता है ना इलेक्ट्रॉन को। याद है बेटा? कहाँ गया यार, कौन सी स्लाइड पे था? बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव अगर प्योर इंसुलेटर बोल दे या अच्छा इंसुलेटर बोल दे। अब इसकी वजह से इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जनरली इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होती है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट वो अलाउ कर देते हैं। तो आओ उस रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, मेरी बात समझे। सिर्फ इंसुलेटर एक ऐसी चीज है, अगर वो प्योर इंसुलेटर लिखा है तो ही किसी को यूनिफॉर्म चार्ज दे सकते हो, जहां दोगे वहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है कि चेंज, चार्ज का स्ट्रक्चर चेंज हो। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे बेटा ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी जस्ट बोली है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब न्यूमेरिकल करोगे तो समझ आएंगी। अभी ये मानो कि मैं एक ऐसा मेटल पढ़ रहा हूँ जिसमें, सॉरी ऐसा इंसुलेटर पढ़ रहा हूँ जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउड है। आप यहाँ खड़े हो, आपका नाम 1 कूलम्ब है, आप बोल रहे हो सर ये मटेरियल है, इसको इसलिए डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। मैं समझाता हूँ, डाई वर्ड कहाँ से है? डाई मतलब टू बेटा, ई के साथ मत पढ़ना, डाई मतलब टू और इलेक्ट्रिक मतलब आओ देखते हैं कहाँ से आया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं, थोड़े से, कंडक्टर की तरह मत सोचना कि सर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, यहाँ थोड़े से चार्ज आता है -q, और यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज आ जाता है +q। बेटा एक बात याद रखना, अगर तुमने गॉस लॉ को बार बार नहीं पढ़ा तो कैपेसिटर तुम्हारे लिए चंद फॉर्मूले और लॉट ऑफ कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं रहेंगे। तो गॉस लॉ को बड़ी कमांड के साथ पढ़ना, तब कैपेसिटर का पहला सी चैप्टर खोलना, वरना तुम्हें इमेजिन नहीं होगा, स्टार्टिंग में लगेगा सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पुट कर रहे हो। अब बताओ क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये 1 कूलम्ब है, अंदर बैठा इंसान, ये बोलेगा यार इसने तो बहुत कस के एक्सटर्नल, इसका चलो एक्सटर्नल नाम रख देते हैं, ई एक्सटर्नल बहुत बड़ा है। अब ये दोनों -q और +q गरीब हैं, इसी की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। देखो डाई इलेक्ट्रिक, और इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं, बुक्स में इसी टर्म को हम पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। कब इंसुलेटर कहना है? जब अपना वो पूरे फॉर्म में हो, आपकी जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का शीट होता है ना, उस पर स्विचेस बने रहते हैं, हम उसको इंसुलेटर तब कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट लगभग जीरो हो। और कब डाइलेक्ट्रिक बोलोगे? जब इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। ठीक है बेटा, हर पॉइंट क्रिटिकल है। व्हेन आई विल से इंसुलेटर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन आई से डाइलेक्ट्रिक द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। तो यहाँ पे -q इकट्ठा हो गया, यहाँ +q इकट्ठा हो गया। अब मैंने इस पूरी चीज को ऐसा बोल दिया कि बेटा देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे बनेगी -q से इधर और +q से भी इधर, बॉडी वाली, ई बॉडी की वजह से, मटेरियल की वजह से
ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इसको कैंसिल कर दे, बट कम कर देगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ई नेट होगी बट कमजोर होगी, इससे कमजोर होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये माइनस क्यू भी इस 1 कूलम को खींच रहा है ना बेटा, और ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू वाला भी ढकेल रहा है, बट ये दोनों मिलके इतने स्ट्रांग नहीं है कि इसको पराजित कर सके। क्या ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा आपके अंदर इमेजिन हो रहा है कि सर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मटेरियल अपना बेस्ट दिया, इससे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वो दे नहीं सकता। जितना नेगेटिव देगा उतना पॉजिटिव तो आएगा, ये दोनों चार्ज बराबर तो होंगे ही। पोलराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? बांटना, लोगों को पोलर करना, प्लस और माइनस या अलग अलग चीजों में। तो यहाँ पे हमने माइनस और प्लस अलग अलग कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन कर दी। बेटा चाह के भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाई, कोशिश तो मटेरियल ने बहुत की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती। ये यहाँ तक समझ आया? अब मुझे इसी को नेक्स्ट डायग्राम पे बनाना है। क्या ये समझ आ गया बेटा? जल्दी बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा फिर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, वही डायग्राम फिर बनाया, और इस बार बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता बेटा हर मटेरियल अलग अलग रहता है? मटेरियल सारे सेम होते हैं क्या? नहीं ना, मटेरियल तो वेरी करते हैं। और कंडक्टर केस में तो इनफाइनाइट है, सबका बिहेवियर एक ही मानना पड़ेगा। उसके बाद इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है कि पूछो मत। लेकिन हर मटेरियल इस माइनस क्यू को और प्लस क्यू को अलग अलग देता है। मैं अगर मटेरियल चेंज करते रहूं तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चेंज होता रहेगा फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हर बार अलग अलग होगी, यानी ई नेट हर बार अलग अलग होगा। अब मैं क्या करूं, मुझे ये समझ आ गया, ये ई एक्सटर्नल है और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अब ये मेरा ई ड्यू टू मटेरियल है या बॉडी है, और ये हर बार वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो अब ई नेट जो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड माइनस ई मटेरियल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, और ये भी वेरी करेगा सिंस ये वेरी कर रहा है। यहां तक समझ आया? तो हम लोग हर बॉडी के लिए एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी बुक्स में इसको अलग अलग सिंबल दिया है, एससी वर्मा एनसीईआरटी में शायद इसको के दिया है, तो ये वो के नहीं है जो मैं ऐसे लिखता हूं। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप चाहो तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप अलग सिंबल लिख लो जो तुम्हें पसंद आए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आओ सोचते हैं। ये बताता है कैसे एक मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग है, और ये सिंपली तुम्हें बता देता है कि बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रेशियो की तरह मिलता है। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको लिखो बेटा, और डिटेल में जाएंगे अभी हम। प्लीज राइट डाउन दिस, अभी इसको और डिटेल में जाना है। क्या आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन समझी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्यादा थी, ई नेट जो कमजोर थी, इन दोनों का रेशियो के कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इससे ना थोड़ी देर में तुम देखोगे कि मैं सब निकाल लूंगा, माइनस क्यू कितना है, प्लस क्यू कितना है, मैं सब निकाल दूंगा। बोलो तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। मैंने क्या डेफिनेशन मान ली, ई एक्सटर्नल बाई ई नेट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा? अच्छा ये बताओ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया है और 5 दिया है, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग इफ इट इज गिवन एज 4 और 5 या 6? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि इसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरफ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? जी सर। अगर यानी फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वीक होता है तो हम बोलते हैं अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा गया।
और इसी को हम डेफिनेशन वाइज ऐसे लिखवाते हैं, नेट इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बेटा मुझे 5 मिनट दो तो मैं माइनस क्यू प्लस क्यू निकलवा के दे दूं। करें बेटा, ये वाला करोगे? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं फिर से एक केस मान बनाता हूँ और थोड़ा तेजी से करेंगे। लेट अस सपोज, बेटा डरना नहीं और प्यार से सुनना। 2 शीट लेता हूँ, रुको 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 रुको। मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। पूरी बात सुनना, ऐसा मैंने क्यों किया मैं सब समझा दूंगा। ये भी पतली सी शीट है, ये शीट टाइप का है। मेरी बात प्यार से सुनना। ये प्लस क्यू लेता हूँ, ये माइनस क्यू लेता हूँ, और ये एक डाइलेक्ट्रिक लेता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। मटेरियल, ये मटेरियल है बीच में। मुझे जानना है कि यहाँ पे माइनस क्यू कितना कलेक्ट होगा और यहाँ प्लस क्यू कितना कलेक्ट होगा। वो भी पूरा रहता है बेटा, माइनस 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 ऐसे करके, और यहाँ प्लस करके कितना कलेक्ट होगा। मेरी इच्छा ये जानने की है। अब मैं कैसे सोचूं, कैसे, हाउ आई विल थिंक, मैं सोचूंगा कैसे, मैं बता रहा हूँ। ये मटेरियल रहा, पहले मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ बेटा इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। अब ये बताओ, अगर एक प्लस क्यू की शीट है, इसको पतली सी शीट मानना बेटा, प्लस क्यू की शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा बाई 2 E0 आएगी। क्या ये बात समझ आई? अच्छा बताओ, माइनस क्यू की वजह से कितनी आएगी अंदर? बेटा याद करो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। माइनस की वजह से बेटा यहीं आएगी। क्या ये बात समझे? बेटा अगर माइनस शीट है तो भी वो इतनी आएगी ना। और ऐसा मान लेना कि इसकी सबकी एरिया सेम है, इस डाइलेक्ट्रिक की सबकी एरिया सेम है। मैं आपको इसका साइड वर्जन दिखा रहा हूँ जो आप यहाँ से खड़े। रियलिटी में एक ये ऐसी चीज है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, और ऐसे एक शीट बना के दी है कंडक्टर की जिसपे प्लस क्यू है, और एक ऐसे एक शीट बना के दी है जिसपे माइनस क्यू है। ये प्लस माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और बीच में डाइलेक्ट्रिक। मैं तुमको यहाँ खड़े होकर देखने को बोल रहा हूँ, जब तुम देखोगे तो 2D फिगर दिखेगा। बेटा क्या तुमको ये बात समझ आई कि प्लस क्यू की शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 E0 बनेगी? बेटा आज ही तो निकाला हमने, एक शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? सिग्मा बाई 2 E0। माइनस क्यू से कितना बनेगी? सिग्मा बाई 2 E0। बेटा एक कूलम रखोगे तो प्लस ढकेलेगा, माइनस खींचेगा, दोनों एक ही तरफ है। तो तुम बताओ, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? ई एक्सटर्नल कितना आ गया? क्या सिग्मा बाई E0 तक पहुंच गए दोनों को जोड़ने पे? यानी मुझे समझ आ गया कि बाहर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, सिग्मा बाई E0। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? बेटा आप लोग साथ में हो यहां तक? Yes, sir. यस सर। अब बेटा ये बताओ, इन दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से क्या होगा? अब खुद सोचो ना बेटा, अगर मैं इसको माइनस क्यू इसको प्लस क्यू बोल रहा हूँ, सपोज मुझे इसका एरिया ऐसे दिया रहता है, ये एरिया ऐसे, ये जो पूरा शीट बनता उसका एरिया प्लस ए दिया रहता, तो यहाँ पे याद रखना इस सिग्मा की भी वैल्यू है क्यू बाई एरिया। तो इस माइनस क्यू से मैं यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस वाले माइनस क्यू से जो ऐसे फैला पड़ा है, तो मुझे मिलेगा माइनस क्यू से, सर इस तरफ आएगा और कितना आएगा? सिग्मा, यानी क्यू बाई एरिया अपॉन 2 E0। अब ये माइनस से आया तो ऐसे ही प्लस से भी आएगा इसी तरफ, तो फिर से मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा Q बाई A2 E0 प्लस Q बाई A2 E0, यानी 2 कट जाएगा, यानी Q बाई A E0। बेटा अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा क्लम्जी लग रहा है तो तुम ऐसे बना लो कि सर जो बॉडी वाले चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q अपॉन AE0। यानी, या मैं बोल दूं, अगर तुमको ऐसे समझ आ रहा है कि मैंने इसकी चार्ज डेंसिटी यूज कर ली, Q बाई A मतलब सिग्मा पोलराइजेशन, हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा पोलराइजेशन अपॉन E0। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बेटा मैंने बस Q बाई A को ऐसे बोल दिया, ये पोलराइजेशन वाला चार्ज है, तो Q बाई A इज सिग्मा पोलराइजेशन, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ
कि मैं तुमको पिक्चर ऐसे दिखा सकता हूँ कि अभी तक मैंने तुमको बोला कि एक शीट है प्लस क्यू की, एक शीट है माइनस क्यू की। इनकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, टोटल मिला के, दोनों की मिला के सिग्मा बाई ई नॉट, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा इज नथिंग बट क्यू बाई एरिया, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू बाई ए यानी सिग्मा बाई नॉट। और यहाँ पे जो माइनस क्यू पी, माइनस क्यू और प्लस क्यू इकट्ठा हुआ है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, दैट इज सिग्मा पी बाई ई नॉट, और सिग्मा पी इज नथिंग बट पोलराइजेशन चार्ज अपॉन एरिया। क्या यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया है? तो बेटा मुझे बताओ, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या दी थी? के क्या होता है? व्हाट इज के? के इज नथिंग बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इस प्लस क्यू और माइनस क्यू से पैदा हुई, अपॉन ई नेट। अब बताओ के की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है बेटा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, सिग्मा बाई ई नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां मिलेगी, सिग्मा बाई ई नॉट माइनस सिग्मा पी बाई ई नॉट, यानी सिग्मा बाई ई नॉट माइनस सिग्मा पी बाई ई नॉट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ई नॉट ई नॉट ई नॉट कट गया, और के की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। बेटा सिग्मा क्यू खुद क्या था? क्यू बाई ए। तो जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू। क्या यहां तक साथ में हो बेटा? बेटा फिर इसको रीअरेंज कर लो, के क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू में, और जब तुम रीअरेंज करोगे, जब तुम के क्यू को उधर भेज दोगे तो क्यू माइनस के क्यू, और यहाँ बचेगा माइनस के इंटू क्यू। तो मेरी के की वैल्यू आ जाएगी, अगर नेगेटिव साइन उधर भेज दोगे तो के क्यू माइनस क्यू अपॉन के, नहीं सॉरी क्यू, स्मॉल क्यू इक्वल टू के इधर गया, और इसमें से तुम क्यू कॉमन निकाल लोगे तो मेरी स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आउटर चार्ज क्यू 1 माइनस 1 बाई के। क्या बेटा आपको समझ आ गया कि हम पोलराइजेशन चार्ज भी निकाल सकते हैं कि कितना पोलराइज होगा? अगर हमें एक्सटर्नल पता है तो हम पोलराइजेशन चार्ज निकाल सकते हैं, यानी तुम खुद फील करोगे कि एक्सटर्नल चार्ज विल डिटरमाइन कि पोलराइजेशन चार्ज कितना होगा। समझ आया बेटा? बेटा आप अपने नोट्स में ना इन सब चीज़ों को अलग से वैल्यू देते हुए हर चीज़ क्लियरली लिख लेना कि आपने ये सीखा कि अगर एक शीट ऑफ चार्ज है, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, ये क्यू और एरिया ए है और ये माइनस क्यू और एरिया ए है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी सिग्मा बाई ई नॉट, क्योंकि दोनों की वजह से सिग्मा बाई टू ई नॉट आएगी। फिर तुम अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देते बेटा, डाइलेक्ट्रिक रख देते तो तुमको इसका माइनस क्यू चार्ज और इसका प्लस क्यू चार्ज बच्चों की तरह निकाल सकते हो कि क्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस के, अगर तुम्हें मटेरियल कौन सा रखा है वो पता है। ठीक है बेटा, क्या आपको ये बात समझ आई? बेटा ये बात समझ आ गई? जी। अब रुके रहो, कुछ बच्चों को जल्दी थी, तो अब बेटा देखो, सबके बस का इंटरेस्ट नहीं होता, पेशेंस का खेल होता है। मैंने के को डिफाइन किया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेट, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल, या ई नेट लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, ये मटेरियल बार बार आएगा तो हम इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो हम थक नहीं जाएंगे? क्यों ना ऐसे समझाया जाए कि अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यों ना आज के बाद जहां जहां, बेटा ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, आज के बाद जहां जहां डाइलेक्ट्रिक आएगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं कि ये एक्सटर्नल की वजह से है, ये बॉडी की वजह से है, मैं क्यों ना सिर्फ ई नेट की भाषा यूज करूं कि मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। और मुझे पता है, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूं कि अगर यहाँ मटेरियल प्रेजेंट है तो इतना आंसर नहीं आएगा। अगर मटेरियल प्रेजेंट है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो भी एक्सटर्नल, अगर मटेरियल प्रेजेंट है तो इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके कितनी हो जाएगी बेटा? फॉर्मूला याद है, ई एक्सटर्नल बाई ई नेट इक्वल टू के।
तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ई नेट विल बी ई एक्सटर्नल यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक। बेटा बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ये यस सब मैं बस सबसे क्रिटिकल पॉइंट बताने के लिए रुका हुआ हूँ। हमने ये देखा कि ई एक्सटर्नल सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई नेट, ये के था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या किया जाए इसका? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुमने ई नेट को ऐसे बोलना सीख लिया कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ओरिजिनल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी बाई के कर दीजिए सर, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है बेटा, आप ऐसे बोलोगे कि सर आज के बाद हमारा जहां जहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था हम उसको बस मटेरियल के अंदर के से डिवाइड कर देंगे। इसी चीज को आपकी बुक्स में ऐसा लिखाएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू ई आर। अब ये ई आर इज नथिंग बट के। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही टर्म होता है, रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही टर्म है। अब आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी और इसी चीज से तुम सोच सकते हो ये कब आता है किसी मटेरियल में, तो मटेरियल और इसकी वैल्यू ई आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी इसीलिए रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी ही घटेगी जब मटेरियल आएगा। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई नॉट के क्यू बाई मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट किसी मटेरियल के अंदर आपको आज के बाद सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, आपको बार बार ये सब डायग्राम वैग्राम नहीं बनाने हैं। ऑल यू हैव टू डू बेटा, तुमसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आज के बाद जहां मटेरियल आए तुम बोलो हम करेंगे सर अपनी वाली ही, बस आज से हम इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर या तो के या तो बुक्स की सिंबल के हिसाब से ई आर लगा देंगे। यानी हर जगह जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे मटेरियल के अंदर, इनसाइड मटेरियल। और इससे भी अच्छी टेक्निक तुम ऐसे याद रखना, जहां भी ई नॉट है इसको प्लीज बेटा कमिट टू मेमोरी और इंपॉर्टेंट लिखना, कमिट टू मेमोरी इंपॉर्टेंट। wherever the case is E naught is there, please write it down as E naught into ER in every formula that will be taught to you। कुछ भी सिखाया जा रहा है तुम्हें, मैंने तुम्हें सिखाया कैपेसिटेंस E naught A by D होता है, तुम्हें नहीं पता भी क्या है, लेकिन अगर मैं बोलूं अरे बेटा डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल प्रेजेंट है, तुम बोलोगे सर कैपेसिटेंस हो जाएगा E naught ER A by D हर जगह। मैंने तुम्हें बोला कि बेटा एनर्जी डेंसिटी आती है हाफ E naught E स्क्वायर, मैंने बोला बेटा मटेरियल प्रेजेंट है, तुम बोलोगे सर हाफ E naught ER E स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आई? अगर मटेरियल प्रेजेंट है, इफ मटेरियल इज प्रेजेंट, रिप्लेस एवरी ई नॉट किसी भी फॉर्मूले में आता है विद दिस और तुम लंबी डेरिवेशन से बच जाओगे। क्लियर हुआ? नो मटेरियल विथ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है अगर हम इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक को लेके पढ़ते हैं तो। किसी भी फॉर्मूले में बेटा कहीं पे कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, दिस इज द वे, नो मटेरियल प्रेजेंट ई नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी बिकॉज दिस इज के ओनली। बेटा आपने नोट कर लिया? दिस इज मोस्ट क्रिटिकल। मैं बेटा लेक्चर क्लोज करता हूँ, किसी कोई डाउट है बेटा? बंद करूँ बेटा? नोट कर लिया ना आपने? यस सर। ठीक है बेटा मैं बंद करता हूँ फिर।